जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम 2024 के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और कई सालों से एग्जामों में रिपीट हुए हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को देखना है। बिल्कुल छोटा सा क्लास आपके सामने होगा जहां से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डेली डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसा कि आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना। तो साथियों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य कब बना? तो 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1945 में ही यूएनओ की स्थापना भी आपको याद रखना है। और यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और साथियों, एग्जाम के अंदर यूएनओ का मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो यूएनओ का मुख्यालय आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो साथियों, मुमताज। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और ये जो ताजमहल है ना, याद रखिएगा, आगरा उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद यमुना नदी के तट पर यह है। अगला है हमारे पास, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो साथियों, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? केरल। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। और कितनी साक्षरता दर थी? अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले तो 94% आपको याद रखना है। और साथियों, एग्जाम में पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? तो याद रखना 74.04% भारत की साक्षरता दर थी। अगला है, वियना किस शहर वियना शहर नदी के किनारे स्थित है? यानी वियना किस नदी के किनारे स्थित एक शहर है? तो साथियों, डैन्यूब। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये जो वियना शहर है, याद रखना, ये ऑस्ट्रिया देश की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? साथियों, एशियाई खेलों का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? दक्षिण कोरिया, भारत, उज्बेकिस्तान या मिस्र? तो इसका राइट आंसर है मिस्र। यानी मिस्र जो है दोस्तों, एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। अब एग्जाम में पूछता है एशियाई खेलों का प्रारंभ कब से हुआ? तो साथियों, इसकी प्रारंभ तिथि आपको याद रखना, 4 मार्च 1951 से एशियाई खेलों की शुरुआत हुई। और कहां से हुई? तो दिल्ली से हुई है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित हैं? कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित हैं? विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, किदाम्बी श्रीकांत। याद रखना, इनका संबंध बैडमिंटन से है। और उसके बाद में नीरज चोपड़ा से आपको याद रखना है भाला फेंक से इनका संबंध है। और पीवी सिंधु साथियों, याद रखना, इनका संबंध भी बैडमिंटन से है। तो खिलाड़ी और उनके खेल का संबंध एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये तो आप लोगों को दिमाग में छाप ही लेना है। अगला, माउंट एवरेस्ट स्थित है, यानी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो महान हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 49 डिग्री अक्षांश उत्तर के मध्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। यानी 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है
किन दो जगहों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। जर्मनी और याद रखना फ्रांस के बीच में एक रेखा है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसका नाम आपको याद रखना है मेगिनाट रेखा। क्या याद रखोगे साथियों? मेगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांश रेखा आपको याद रखना है। अगला है पहली जैन परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद कहां आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और कब आयोजित की गई थी साथियों? तो याद रखना 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद का आयोजन किया गया था। और याद रखना किसके शासन काल में, यह भी पूछता है कि पहली जैन परिषद का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके शासन काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पहली जैन परिषद का आयोजन हुआ था। अगला है अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? तो प्यारे साथियों अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? तो राइट आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर और इसका निर्माण आपसे एग्जाम में पूछेगा तो सूर्यवर्मन द्वितीय आपको याद रखना है। सूर्यवर्मन और द्वितीय ने साथियों इसका क्या करवाया था? निर्माण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। अगला एम.एफ. हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मतलब एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में है ना प्रसिद्ध है? तो चित्रकला। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिजा हुसैन है। और याद रखना इन्हें भारत के पिकासो के नाम से जाना जाता है। इनको साथियों भारत के पिकासो के नाम से भी जाना जाता है। अगला निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? 4 खेल दिए गए हैं और किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखना ट्रेम्पोलाइन गेम, इसमें स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब याद रखना जो वृद्धि है उसके लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है और कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना सूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो साथियों पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और ये जो संवेग है साथियों याद रखिएगा ये एक सदिश राशि है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो याद रखना राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और याद रखना चंडीगढ़ को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और ये जो चंडीगढ़ है दोस्तों याद रखना पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। अगला है निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? साथियों न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अगला किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? अगर किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की कार्यकाल के दौरान साथियों मृत्यु हो जाती है तो उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, यानी साथियों राज्यपाल ना होने की स्थिति में संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसको याद रखना पद के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन
किस संस्था द्वारा किया जाता है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक से आपको याद रखना इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी साथियों, और 1 जनवरी 1949 को इसका, है ना, ये भी पूछ लेता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला, एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? साथियों, एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? नोट, टोन, व्हाइट नॉइज या पिंक नॉइज? तो टोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ऐसा पदार्थ जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों वो पदार्थ है टीन। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों उन्हें कहा जाता है निलंबन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? तो साथियों स्त्री और पुरुष शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला है हमारे पास, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो साथियों दिल्ली से संबंधित जो विशेष प्रावधान है उसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 239 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 262 में क्या है दोस्तों? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। और अनुच्छेद 240 भी इंपॉर्टेंट है, यह संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति के शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 240। अगला, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल, है ना, कौन सी पहली फसल है? ठीक है ना, यानी 1968 में साथियों याद रखना जो हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति, उसकी प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए किस फसल की पहल की गई थी? तो राइट आंसर है गेहूं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। और एग्जाम में ये पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो साथियों एमएस स्वामीनाथन आपको याद रखना है। अगला है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र है दोस्तों, किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखना केरल उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है हमारे पास, वित्तीय घाटा वित्त पोषण का अर्थ क्या है? यानी कि जो वित्तीय घाटा है वित्त पोषण का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है, बाह्य उपचार या फिर बाह्य ऋण, मुद्रा का मुद्रण, उपरोक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारे पास है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो साथियों संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ एक तो व्याकरण और काव्य शास्त्र दोनों से संबंधित है? तो याद रखना तोलकाप्पियम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला है, मरुस्थली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारे पास है, पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो साथियों पट्टचित्र याद रखिएगा किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा वैदिक ग्रंथ है जो शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? तो साथियों शिल्प शास्त्र
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो श्रृंखला का नाम है दोस्तों पर्वत श्रृंखला अपलेशियन, किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? साथियों सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य से पृथ्वी तक जब आता है तो कितना टाइम लगता है? तो लगभग याद रखना 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है हमारे पास, राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन होता है? जो राज्य विश्वविद्यालय उनका चांसलर कौन होता है? अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अगला है, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? सबरी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गोदावरी नदी जो है दोस्तों भारत में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगला है, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से किसका आदर्श वाक्य था? ठीक है ना, तो प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम ये किसका आदर्श वाक्य था? तो प्रथम एशियाई गेम्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली राजहराकी खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? जो दिल्ली का राजहराकी खाने हैं, लौह अयस्क की जो आपूर्ति है मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है साथियों? तो याद रखना भिलाई इस्पात कारखाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में ये पूछ लिया कई बार कि भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है। अगला है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पेडल क्या दर्शाता है? टेबल टेनिस में एक उपकरण होता है पेडल, ये किसको दर्शाता है दोस्तों? बैट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? बताओ फटाफट। जब याद रखना उत्पाद का मूल्य घटता है और आपूर्ति की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अगला है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है दोस्तों? 10 डेसिमल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 40 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर इस सीरीज से जरूर प्रश्न यहां से मिलेंगे, इसलिए एक भी दिन स्किप किए रेगुलर इस क्लास को जरूर देखा करें। और मैं आपको बता दूं इससे पहले जो पार्ट हुए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर पिछले पार्ट भी देख लेना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें सभी साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।